हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज हम लोग को समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि करंट जो होता है वह चार्ज फ्लो जो होता है किसी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम, उसको करंट कहते हैं। I = Q/T पढ़ा था, I इंस्टेंटेनियस पढ़ा था dQ/dt। उसके बाद करंट डेंसिटी पढ़ा था। करंट डेंसिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था J = I/A, करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मली, करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि आप इसको J से लिखे थे, J = I/A। यहाँ से हम लोगों ने I = J.A भी निकाला था, JA cos थीटा, इस तरह से। तो करंट क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों था? क्योंकि करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता, यानी कि हम इसको एल्जेब्राइकली जोड़ते हैं, वेक्टर के लॉ से हम इसको नहीं जोड़ते हैं। तो करंट क्या था? स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। ये सब के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम पिछले क्लास में जाने हैं। इसके यूनिट को भी जाने हैं। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। करंट डेंसिटी का यूनिट एम्पियर/मीटर² होता है। आज के क्लास में हमको जानना है, दो टॉपिक समझना है बेसिकली। एक समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दूसरा समझना है मोबिलिटी। ये दो टॉपिक हमको आज समझना है। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चीज को हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चलिए इसको देखते हैं। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में? तो आप कंडक्टर का नाम सुनते ही आप कह दीजिएगा कि कंडक्टर के पास जो होता है काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या करते हैं? कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं रेंडमली। क्या करते हैं? आप कहिएगा कंडक्टर हैज a lot of free electron and move inside the conductor randomly। कंडक्टर के पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह क्या करता है? मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर रैंडमली। क्यों करता है मूव? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और इसके दोनों, इसका टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है? मूव करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और ये काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? रेंडमली मूव करता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। एक दूसरे से टकराते हैं, मूव करते हैं। मतलब रेंडमली का मतलब जैसे तैसे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया u1 वेलोसिटी से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए ऐसे मूव किया u2 वेलोसिटी से। एक इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए ऐसे मूव किया u3 वेलोसिटी से। इस तरह से रेंडमली जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। क्यों? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और वो जो होता है मूविंग स्पीड जो होता है
मूविंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी, इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, दैट स्पीड इज कॉल्ड, दैट स्पीड इज कॉल्ड थर्मल स्पीड। उस स्पीड को क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड कहते हैं। तो आप लोगों ने जाना कंडक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वह इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। उसकी स्पीड की बात कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 10⁵ के आसपास होता है मीटर पर सेकेंड। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस स्पीड को क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड कहते हैं। कोई बात? तो ये चीजें हैं, आप लोगों ने ये जाना। जब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लेकर के जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ले जाने पे क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, आपको पता है पीछे की क्लास, चार्ज जो होते हैं पोलराइज हो जाते हैं सारे चार्ज। ये प्रक्रिया काफ़ी फास्ट होती है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था। मैंने क्या बोला? जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लेके जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है और काफ़ी कुछ समय के बाद क्या होता है? ई एक्सटर्नल जो आप लोगों ने दिया है वह इक्वल टू हो जाता है ई इंड्यूस्ड का। एक बार फिर से, यानी कि दोनों इक्वल हो जाते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर ये 0 होता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और दोनों के डायरेक्शन तो आपको पता है, ठीक है, अपोजिट है। लेकिन क्या होता है? ये प्रक्रिया काफ़ी फास्ट होता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं, चार्ज सेपरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं और उसके अंदर ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन करते रहता है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वह काफ़ी ज़्यादा होती है और वह थर्मल स्पीड से रैंडमली मोशन करते रहता है, ठीक। लेकिन प्रत्येक, अगर आप एवरेज स्पीड की बात कीजिएगा कंडक्टर के अंदर, अगर सारे इलेक्ट्रॉन के एवरेज स्पीड को निकालिए तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। यू एवरेज की बात कीजिएगा तो ऑलमोस्ट होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कीजिएगा वह 0 होता है, ठीक है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, मतलब कभी मतलब जैसे तैसे मूव करते हैं रैंडमली, तो नेट जो उसका मोशन आ जाता है वह 0 हो जाता है। कहा कि जितना मान लो u1 वेलोसिटी इधर की तरफ चला, फिर कभी इधर की तरफ चल जाता है, मतलब उसके डायरेक्शन सेम होने ही होने के कारण, डायरेक्शन रैंडमली होने के कारण एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ आता जो कि काफ़ी है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है ओवरऑल
वह 0 होता है। इवन आप देखिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का भी एवरेज स्पीड क्या होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के अंदर रेंडमली काफ़ी मोशन करते हैं। तो वह रेंडमली मोशन करने के कारण क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। काहे कि जितना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है उतना निगेटिव में भी कर जाता है। तो दैट मीन्स क्या होता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी कि आपको यहाँ से पता चला कि कंडक्टर के अंदर अलॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी मूव करते रहता है रेंडमली काफ़ी हाई स्पीड से। उस स्पीड को कहते हैं थर्मल स्पीड, और जिसकी वैल्यू आपने जाना कि 10⁵ मीटर पर सेकंड का। लेकिन कंडक्टर के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी वह 0 होता है। बट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में मैं वेक्टर लगाया, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वह 0 होता है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ये कंडक्टर के अंदर की कहानी है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को लेकर के गया तो बहुत फास्टली क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो गए, पोलराइजेशन हो गया, और पोलराइजेशन के कारण इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसके इक्वल हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या क्या आप देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। फिर बट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली मूव करते रहते हैं। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला, आपने देखा कि चार्ज क्या हो गए, पोलराइज हो गए, इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो गया। चलिए ये चीज़ें आपने इनसाइड द कंडक्टर जाना कि क्या होता है, ठीक है। अगर आप कहिएगा यहाँ से U एवरेज निकालिएगा तो U एवरेज इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, U एवरेज की बात मैंने बोला, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालिएगा तो U1 प्लस U2 प्लस U3। सपोज कीजिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया हुआ है और U एवरेज निकालने के लिए n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो UN, ठीक है। ये एवरेज स्पीड की बात हो गई। और यही U एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, कंडक्टर के अंदर की ये बातें। तब हम लोग आगे चलते हैं। आप लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, बट एवरेज स्पीड इज नॉट 0, जो कि मैंने बता भी दिया है। यहां से आपको ये तमाम चीजें पता चल गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की कहानी को। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे की कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब आपने देखा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन का जो मूव होता है काफी ज्यादा होता है, लेकिन चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर को सपोज कीजिए, अब नेक्स्ट केसेज में आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इनसाइड द कंडक्टर मूव करते रहते हैं, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, करंट की थ्योरी की तरफ चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि क्या होता है। चलिए आपने तो ये देखा, और हम इस कंडक्टर को अब क्या करते हैं, आप लोगों ने वो सारी बातें जो पीछे किया वह सिर्फ कंडक्टर था, आइसोलेटेड कंडक्टर, वहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ आपने देखा था कंडक्टर था, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब सिंगल कंडक्टर था जिसके अंदर की कहानी आप लोगों ने आज तक करते आया।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की सारी बातें आप लोगों ने की, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर जो कुछ होने वाला था आपने देखा क्या होने वाला था, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए तब आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, पहली बात। दूसरी बात, कंडक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रेंडमली मूव करते रहते हैं काफ़ी हाई स्पीड से। क्यों मूव करते हैं? तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी कहने का मतलब हुआ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यानी कि कंडक्टर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। तो बाहर के टेम्परेचर से जो डिफरेंस होने के कारण थर्मल एनर्जी की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करते रहता है। तो मूव करने के कारण उसकी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना स्पीड होता है। तो कंडक्टर के अंदर मैंने प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का स्पीड को देखते हुए ओवरऑल जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकाला, जो कि U1 + U2 + U3 + UN करके निकाला, वो कंडक्टर के अंदर के एवरेज स्पीड को निकाला। एवरेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा है होती है और रैंडमली होता है। ड्यू टू रैंडमली मोशन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने जान गया। अब हमने क्या किया, वो तमाम चीज़ें जो जाना कंडक्टर के अंदर, वो आइसोलेटेड कंडक्टर की कहानी थी। दैट मीन्स वह कंडक्टर क्या था? आइसोलेटेड था, मतलब उससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। वो आइसोलेटेड मतलब कि किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं था, कोई वायर नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं था। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये सारी बातों की स्टडी आपने किया। अब हम लोगों ने क्या किया, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पहले की सारी कहानियां चल रही थी, एक कंडक्टर के अंदर जो चीज़ें थी, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल इधर की तरफ, ये एक्सटर्नल, ठीक है। अब चार्ज का तो एक्यूमुलेशन होगा, चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस बार कहानी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी, उससे पहले आपने देखा था चार्ज एक्यूमुलेट हो गए थे ड्यू टू कनेक्टिंग सेल चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन कांट एक्यूमुलेट। मतलब एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, देन चार्ज एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, दैट मीन्स कह सकते हैं सो चार्ज एक्यूमुलेशन इज स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, बैटरी लगाने से चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया, दैट मीन्स चार्ज का फ्लो करना स्टार्ट हो गया। आपको यह बात बता देते हैं, बैटरी क्या करता है, चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है, वो क्या करता है, चार्ज को चलाता है, मूव करवाता है, चार्ज के एक्यूमुलेशन को रोकता है। यहाँ पर जो इससे पहले आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ था, चार्ज जमा हो गया। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी कनेक्ट किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हुआ, चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया। चार्ज के एक्यूमुलेशन स्टॉप होने से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गई और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की थ्रू से जाने लगा बैटरी के थ्रू। तो बैटरी क्या किया, चार्ज के एक्यूमुलेशन को स्टॉप कर दिया। अब क्या हुआ, इनसाइड अब जीरो नहीं है,
पहले आपने क्या देखा था, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, जीरो हो गया था। अब इनसाइड द कंडक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हुआ। अब आप आइए करंट के डिफिनेशन पे। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, आपने देखा इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को आप जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन माना जाता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम दूसरे पेन से लिख देते, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप कह सकते हैं ई प्लस, एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो आपने पिछले क्लास में जो माना कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहां पर, क्योंकि ये बैटरी का प्लस कनेक्शन है, यहाँ प्लस या प्लस या माइनस, ठीक है, ये बैटरी का कनेक्शन है। अब क्या पिछले क्लास में हम ये भी जाने थे करंट का फ्लो जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर, ये देखिए हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन। अब आप ये भी कह सकते हैं करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल आप लोगों ने ये नहीं लिखा था, आज ये भी जान लीजिए, करंट का जो फ्लो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब जब आपने सेल से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया, तो करंट की कहानी आ गई, चार्ज चलना स्टार्ट कर दिया। क्या उस समय क्या हुआ था, चार्ज एक्यूमुलेट हो गए थे, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे थे, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ठीक है, आपस में मोशन कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो गया। यही तो आपने जाना ना, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। पिछले में क्या था कि कंडक्टर के अंदर आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, चार्ज को क्या किया, एक्यूमुलेट कर दिया, और इतना एक्यूमुलेट कर दिया कि दोनों इनसाइड द कंडक्टर और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड था वह जीरो हो गया। लेकिन अब बैटरी क्या करता है, चार्ज के एक्यूमुलेशन को स्टॉप कर दिया। मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से आता है, इससे थ्रू फ्लो कर जाता है। तो बैटरी का काम होता है चार्ज को चलाना, ठीक है, बैटरी मूव्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये चीजें होगी, यहां से करंट का स्टार्ट हो जाता है। तो आपने करंट की हिस्ट्री जानी, करंट का डायरेक्शन जाना, करंट किस परिस्थिति, ये तमाम चीजें आप लोगों ने जाना। अब क्या होगा, आपने जाना जो चीजें आपने जाना, अब यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हुआ, चार्ज अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इस चीज को आप लोगों ने जाना। अब हमको देखना है कि जब अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो वह किस वेलोसिटी से कर रहा है, ये भी तो अब जानना पड़ेगा ना। अब हम लोग यहां से जानेंगे वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और क्या कर रहा है। इतना आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
हम लोग एवरेज वेलोसिटी समझने के लिए चल रहे हैं। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? एवरेज वेलोसिटी और मोबिलिटी समझना। ये स्टोरी को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे चलेंगे। ये तमाम चीज़ें आप जान गए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल के आ जाने से क्या क्या चेंजेज हुए। सेल के आ जाने से क्या क्या चेंजेज हुए। चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हुआ, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा। क्या तब तो वो चल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन पे सेल क्या किया? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा। फोर्स लगने से क्या हुआ? वो चलना प्रारंभ किया। फोर्स लगा तो ऑब्वियस सी बात है, कितना फोर्स लगा ये भी निकाल लेते हैं। आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? QE होता है। पॉजिटिव चार्ज पे लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव में अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं माइनस QE लगा, यानी कि F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस E इंटू E। ठीक है, अब एक्सलेरेशन की बात कीजिए। मान लिया जाए मास जो इलेक्ट्रॉन का कितना है, हम m मान लेते हैं। m क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस E बाय m। E होगा ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। E आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब जो है इनसाइड द, अब जो है इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो इस एक्सेलरेशन से कर रहा है। माइनस इसलिए लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आप E वेक्टर फॉर्म में लिखे, अब E का मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा? E बाय m लिखिएगा। यानी कि इस एक्सेलरेशन से जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन E बाय m। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ड्यू टू अप्लाइंग बैटरी इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ एक्सेलरेशन E बाय m। कोई दिक्कत? क्यों लगा? क्योंकि आपने कोई भी चार्ज, कोई भी मूव कैसे करेगा? उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स कौन लगाया? फोर्स लगा। फोर्स कितना लगा? तो आपको पता है कि किसी भी चार्ज पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत चार्ज कितना लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत चार्ज लगता है F इक्वल टू किसी चार्ज पे F इक्वल टू QE। किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है F इक्वल टू QE, पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो यानी कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो माइनस QE लगेगा, माइनस E बाय m। ये आपको, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, अब आपको पता है कि ये जो मोशन कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहे हैं और वह क्या कर रहा है? सारे एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या होता है। अब आपका कहना होगा कि सारे जब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो सारे के पास एक्सेलरेशन होगा और काफ़ी तेज़ी से वो मूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आगे की कहानी क्या होती है। आपने जाना कि कंडक्टर के अंदर काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने ये भी जाना कि जब वो मूव करते हैं तो वह कंडक्टर के अंदर रेंडमली मूव करता है। ठीक है, क्या करता है? रेंडमली मूव करता है। तो रेंडमली मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वह
दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, या तो वो लेटिस से टकरा जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी और कंडक्टर के अंदर पार्ट है उससे टकरा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लोली एकदम चलते रहता है, काफ़ी कोलिजन्स होते हैं। चलते इस बात को समझते हैं। सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ पे एक रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है, यहाँ पर कुछ था, इससे टकरा गया, इससे टकराया, फिर टकरा करके इसके डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ पे इस जो ये जो पार्ट्स है ये कर्नल कहते हैं इसको, KERNL कर्नल, या फिर इसको लैटिस भी कह सकते हैं। मतलब कोलिजन होता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ पे टकरा गया, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे टकरा गया। ठीक है, इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा नहीं है कि फ्लोली एक्सेलरेटेड मोशन में चलता रहता है, कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वह क्या करता है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे टकराते हुए, अलॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से टकराते लड़ते फिरते चलता है। ऐसा नहीं है कि उसको फ्री रास्ता है, एकदम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी लेटिस से टकराता है, तो उसके अलावा इसको एक स्पेशल नाम दिया है, कर्नल कह सकते हैं या फिर लेटिस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टकराने के बाद, काफ़ी ज़्यादा टकराव होने के बाद, ये इसके स्पीड जो होता है, इसकी वेलोसिटी, ये जो एक्सेलरेटेड मोशन में था वो काफ़ी कम हो जाता है। तब ये डिसाइड करता है कि इतने टकराव, इतने अलॉट ऑफ कोलिजन्स के बाद इलेक्ट्रॉन मूव्स करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन मूव्स कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी। क्यों? अब कहिएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेशन तो उसके पास में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोलिजन होने के कारण इलेक्ट्रॉन मूव्स, all electrons move with constant small velocity. The average constant small velocity of electron is called drift velocity. मैं इसके डेफिनेशंस को लिखूंगा, समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कर्नल्स का मतलब आप कह सकते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, या फिर लेटिस कह सकते हैं, इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। चलिए इस बात को लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, in the presence of external electric field या फिर बैटरी, इलेक्ट्रॉन मूव्स inside, electron moves with acceleration, एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना है, E/m। इलेक्ट्रॉन मूव्स मतलब सारे इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ एक्सेलरेशन E/m।
but due to collision of electron with kernels या फिर कह सकते हैं lattice with kernels या फिर lattice, ये lattice क्या हुआ, remaining part of atom, ठीक है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कर्नल्स या फिर लेटिस, इलेक्ट्रॉन, इसको मिटा देते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन, अब ऑल इलेक्ट्रॉन इसलिए लिख रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ constant small speed, constant small velocity, that average, that small velocity is called drift velocity, is called drift velocity, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी, एक और लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट, क्या लिखे, ऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन, मिटा देते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दैट कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी is called drift velocity, इसको लिखते हैं VD से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से समझने की, आप लोगों ने देखा कि इसको एक्सलेशन तो मिला, कितना एक्सलेशन मिला, E/m का। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा और उसकी एक्सलेशन मिला तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, सारा कुछ हुआ। एक्सलेशन मिला इलेक्ट्रॉन को, वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई, लेकिन लैटिस से टकराने के कारण, कर्नल से टकराने के कारण इतना ज़्यादा कोलिजन हुआ, उस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, उसके स्पीड, अलॉट ऑफ कोलिजन्स की वजह से उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और उसने डिसाइड किया इलेक्ट्रॉन कि मुझे जो चलना है अब एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है। समझ में आ रहा है? क्यों? ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, किस डायरेक्शन में चलना है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने देखा
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही है इलेक्ट्रॉन मूव, तो उस स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी एवरेज स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होगी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एवरेज स्पीड तो काफ़ी वेरी हाई होगा, ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं। अब पिछले कंडीशन को याद कीजिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन था तो इलेक्ट्रॉन क्या था, ड्यू टू थर्मल एनर्जी काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, और वो क्या होता, एक्यूमुलेशन भी हो गया। बैटरी लगाने से क्या हुआ, उस पर फोर्स लगा, एक्सलेशन आया, एक्सलेशन आने के बाद उसको वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद ड्यू टू कोलिजन, यानी कि उसके पास पोटेंशियल तो आ गया, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलना है, बैटरी उसको ये तो दिया, लेकिन कोलिजन की वजह से क्या हुआ, उसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और उसने डिसाइड किया कि कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब याद कीजिए, जब आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जिसमें जो होता है चार्ज का जो फ्लो होता है वह कांस्टेंट स्पीड से होता है, बताया गया था ना, नॉन एक्सेलरेटेड, कल के क्लास में आपको ये चीज़ पता चल गया होगा। अब आप ये भी जान गए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज का फ्लो जो आपने करंट का फ्लो जो होगा, करंट का फ्लो जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट का फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिटा दें इसको। देखिए कुछ इस बात को समझिए, देखिए होता क्या है। बात यहां पर यह हुई, एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया, कुछ दूर चला, यहां पे लेटिस से टकरा गया, ठीक, इस तरह बना दे रहे हैं। फिर यहां से चला, यहां पे लेटिस से टकरा गया, फिर यहां पे चला, यहां पे लेटिस से टकरा गया, फिर यहां पे चला, यहां पे लेटिस से टकरा गया। देखिए इतना चलने के बाद मात्र इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर सका। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन मात्र यहां तक आया, इतना चलने के बाद मात्र इतना ही इलेक्ट्रॉन चल पाए। मतलब चलता तो क्या है, लेटिस से टकराता है, इधर उधर रैंडमली मोशन होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि बस एकदम आया सीधे चल दिया, ऐसा नहीं होता। रैंडमली मोशन होने के कारण जैसे तैसे चलता है, तो मात्र देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। कोई दिक्कत, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो चलेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन पे, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेगा, क्या कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन समझ में आ रहा है। अब हम आगे कुछ इसके डेरिवेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं, डेरिवेशन निकालेंगे। ये सारी कहानी समझने के बाद मिटा दें। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तो था थ्योरी, ठीक है, ये कहानी था जिसको आप लोगों ने समझ लिया। अब आपको चलते हैं, कुछ बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों ने जान गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेफिनेशन भी हम लोग छोटा सा देख लेंगे, क्या है कि 2 नंबर का आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, उतना लंबी कहानी तो आपको लिखनी नहीं है, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको देंगे जो कि आप आराम से लिख दीजिएगा। चलिए चलते हैं एक बार फिर से उस कहानी को दोहराने की तरफ। एक साइड में बना लेते हैं, जो आपको एक सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लेते हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं। चला यहाँ से, लैटिस था, यहाँ से टकरा गया, आराम से चला, टकरा गया यहाँ पे,
फिर चला, यहाँ पे टकरा गया, फिर चला, यहाँ पे टकरा गया। ये यहाँ से लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया। अब देखिए इतना दूर में इतना सा आया, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर ये जो चल रहा है ये तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस डिस्टेंस को हम लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। इसको कहा जाता है फ्री पाथ। क्या कहा जाता है? आप इस टर्म को समझिएगा। इस डिस्टेंस को लैम्डा से लिखा जाता है। लैम्डा को कहा जाता है फ्री पाथ। फ्री पाथ लैम्डा होता है, इसका डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। फ्री पाथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। आपने देखा यहाँ से इससे टकराया, यहाँ पे कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन का, फिर से यहाँ पे आया। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं फ्री पाथ? मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे लिखते हैं लैम्डा से और उसको कहा जाता है फ्री पाथ। ये बात क्लियर? चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से चला, यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे चला, यहाँ टकराया। अब इसके बीच में होता है टाउ, जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं एक बार। टाउ होता है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम टेकन होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये दोनों टर्म को समझ गए? लैम्डा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाउ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी बात अगर हो गई तब तो ये तो हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं लैम्डा 1, यहाँ पे सक्सेसिव लैम्डा 2, यहाँ पे लैम्डा 3, इस तरह से कह सकते हैं। यानी कि इस तरह से हम लैम्डा मीन भी तो निकाल सकते हैं ना। मतलब प्रत्येक कोलिजन के बीच में लैम्डा 1, यहाँ पे टकराया लैम्डा 2, यहाँ पे टकराया लैम्डा 3, फिर आगे टकरा गया सपोज किए जा करके यहाँ पे, ये हो जाएगा लैम्डा 4, होगा ना। इस तरह से हम कह सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n बाय n। लैम्डा मीन को कहा जाता है मीन फ्री पाथ। क्या कहा जाता है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कहने का मतलब हुआ एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। मीन फ्री पाथ, यहाँ तक कोई दिक्कत? एवरेज पाथ ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरह से होगी। अब इसी तरह से हम टॉ एवरेज भी निकाल सकते हैं। क्या टॉ मीन भी कह सकते हैं? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे सपोज कीजिए टॉ 1 लगा टाइम, यहाँ पर टॉ 2 लग गया। समझा रहे हैं आप लोगों को? टॉ ये टॉ 3 लग गया। टाइम टेकन आपको यही नहीं बताया गया है कि टॉ 1 क्या होगा? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम टेकन। इसके बीच का टाइम टेकन टॉ 1 होगा, इसके बीच का टॉ 2 होगा, इसके बीच का टॉ 3 होगा, कोई दिक्कत?
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टॉ एवरेज क्या हो जाएगा, टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 से लेकर के टॉ n तक बाय एंड। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। टॉ एवरेज भी समझ गए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए, मिटाते हैं इसको। आप लोगों ने लैम्डा भी समझ गया, टॉ 1 टॉ 2 भी समझ गया। चलिए, अब आप लोगों को हम एक डेफिनेशन देंगे अच्छा सा। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवल्स हुआ, ये लैटिस है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ, इसके बीच जो टॉ एवरेज और लैम्डा मीन है। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने आपको बताया किससे लिखते हैं, वीडी से लिखते हैं ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा वीडी, ठीक है। वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लैम्डा मीन अपॉन टॉ एवरेज। ये फॉर्मूला आप लोग याद भी रख सकते हैं, लैम्डा मीन अपॉन टॉ एवरेज। कोई दिक्कत? चलिए, जब आप वेक्टर का चिन्ह दे सकते हैं, लैम्डा मीन अपॉन टॉ एवरेज। हालांकि लैम्डा मीन भी आपको क्या निकलेगा, दो सक्सेसिव लास्ट में जो फाइनली निकलेगा डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगा ना। तो लैम्डा मीन अपॉन टॉ एवरेज, ये आराम से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कह सकते हैं। मिटा दें? अब हम चलते हैं इसको भी आप समझ गए होंगे। इस पे आपको लैम्डा मीन दे देगा, टॉ एवरेज देगा, आपको ड्रिफ्ट स्पीड पूछेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा, आप निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसके एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, इस बात को समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ पे लैटिस से टकराया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे लैटिस से टकराया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पे लैटिस से टकराया। ओवरऑल इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज कीजिए कि यहाँ इसका रिलेक्शन साइड टाइम लैम्डा 1 टॉ 1, एक्सेलेरेशन तो आपको पता है ए होगा, पता है ना। सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u1 होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी v1 हो गया। यहाँ से चला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर u2 हुआ, यहाँ पर v2 हो गया। इस तरह से समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अगर आप क्या लिखिएगा, v1 इज इक्वल टू आप लिखिएगा तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस a टाइम कितना है टॉ 1 लिखिएगा। इसी तरह से क्या होगा, v2 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, u2 प्लस a टॉ 2 लिखिएगा। v3 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, u3 प्लस a टॉ 3 लिखिएगा। सिमिलरली आप बात कीजिएगा तो vn इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, un प्लस a टॉ n लिखिएगा। लिखिएगा ना, लिया नहीं लिखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो Vd क्या होता है, V एवरेज आपको मैंने बताया था बाय n हो जाएगा, यानी कि V एवरेज हो जाएगा।
V एवरेज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 से लेकर के Vn बाय n, यही होगा ना। इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखिएगा, कोई दिक्कत। अब V1 का भी वैल्यू हमको पता है, V2 का भी पता है, तो क्या लिखिएगा, U1 प्लस a tau n प्लस U2 प्लस a tau 2 लिखिएगा ना, एंड सो ऑन आप लिखिएगा UN प्लस a tau n। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब यहाँ से हम कह सकते हैं VD इज इक्वल टू, आप आराम से कह सकते हैं U1 वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN, सबको अलग कर लिए। यहाँ पर क्या लिखे, सब में A है, बाहर कर लिए, tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 एंड सो ऑन tau n। अब देखिए प्रत्येक कोलिजन के बाद एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप करेगा, फिर से स्टार्ट होगा, कोलिजन हुआ, स्टॉप हुआ, तो U1 U2 इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा ना। यहाँ पे कोलाइड किया, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुका, फिर स्टार्ट हुआ, फिर रुका। अब फिर स्टार्ट कैसे हुआ, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। आपको तो पता है ना, थर्मल एनर्जी से रेंडमली मोशन करेगा वो, कोलिजन हुआ, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुका, फिर से स्टार्ट, यानी कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN सबका वैल्यू 0 होगा, प्लस a tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau n को क्या लिखे थे, tau एवरेज लिखे थे। यानी कि VD इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू हो जाएगा a tau एवरेज। समझ में आ गया, क्या निकाला, VD इज इक्वल टू a tau एवरेज। ठीक है, कोई दिक्कत, यही निकाला ना, ये तो 0 हो गया, तो VD इक्वल टू आ गया क्या, a tau एवरेज आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या निकाले थे, याद कीजिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निकाले थे E बाय m, माइनस में वेक्टर फॉर्म में जब लिखे थे तो क्या लिखे थे, माइनस E बाय m। यानी कि VD अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस E बाय m tau एवरेज हो जाएगा। इसको साफ साफ इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए, तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए, कहानी तो समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने क्या जाना, VD इज इक्वल टू जाना a tau एवरेज। A का वैल्यू आपको पता है, माइनस E बाय m tau एवरेज। यानी कि VD वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस E बाय m tau एवरेज। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, E बाय m tau एवरेज। ये हमको आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत, ठीक। यहां से हम एक, आपको ये फार्मूला आज के क्लास से याद रखना है। क्या E बाय tau एवरेज, ये फार्मूला आपको आज के क्लास से याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला हो। अब यहाँ से हम एक अच्छा सा प्यारा सा डेफिनेशन देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, इस सब को नोट डाउन कर लीजिए। एक प्यारा सा डेफिनेशन देंगे, छोटा सा डेफिनेशन। जब भी आपको आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन पूछेगा, हो सकता है फार्मूला पूछ ले।
ठीक है, तो आप लिख दीजिए। चलिए लिखें, द एवरेज वेलोसिटी of all electron, the average velocity of all electron in the opposite direction of electric field, the average velocity of all electron in the opposite direction, ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख लीजिए आप स्मॉल कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ब्रैकेट में कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन in the opposite direction of electric field. Is called drift velocity. कोई दिक्कत? Is called drift velocity. ये आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको लिख दीजिएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप एक्सप्रेशन लिखिएगा। ये ड्रिफ्ट स्पीड हो गया, आराम से। माइनस साइन क्यों लगा? माइनस साइन इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा। वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो ठीक है। ई बाय एम टॉ एवरेज, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टॉ क्या है, टॉ एवरेज क्या है, एवरेज। यहाँ पे आप सारा चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, सबको आप लोगों को याद रहेगा, पता रहेगा। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉ एवरेज क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक बार आप पूरी कहानी को समझिएगा, एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी तो समझ गया, एवरेज स्पीड भी समझ गया। यहाँ तक में हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। चलिए मिटा दें। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ अब चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए अब मोबिलिटी एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको देख ही लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो कहानी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी है तो उसका आपको पता है यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक मोबिलिटी को समझ लेते हैं। ये भी आपको एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है घूमते फिरते, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि मोबिलिटी क्या होता है। ठीक है, पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, एक बार पीछे।
ठीक है, चलिए चलते हैं मोबिलिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट मीन्स कह सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड कह सकते हैं उसी को, ठीक है, उसी को कह सकते हैं पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। सिंपल सा आपको डेफिनेशन पता चला, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड भी, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को लिखते हैं म्यू से, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यानी कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय ई, यही होगा ना। चलिए आप समझ गए मोबिलिटी क्या होता है, यही हुआ मोबिलिटी। आप लोगों को मोबिलिटी पूछ देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप लोग आराम से लिख दीजिएगा मोबिलिटी क्या होता है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगा आप ही बताइए। तो यूनिट इसका निकाल लेते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड हो जाएगा, यही ना होगा इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। कोई दिक्कत, यूनिट की बात भी हम लोग कर लिए। ऐसा यूनिट इसका मोबिलिटी का क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़े आप लोग, म्यू इज इक्वल टू, अब हो जाएगा वी का वैल्यू लिखिए क्या हो जाएगा, ई बाय एम टॉ एवरेज, ठीक है, बाय ई, यहाँ से ई और ई कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ई टॉ एवरेज बाय एम, यानी कि म्यू इक्वल टू, आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, कोई दिक्कत। ठीक, टॉ एवरेज को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार टॉ पे वार लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। टॉ पर वार लगा दीजिएगा, टॉ एवरेज हो जाएगा। तो ई टॉ एवरेज बाय, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए तो ये था आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में आपके पास जो भी बुक होंगे रेफरेंस बुक, उसको आज के क्लास से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानना था और मोबिलिटी जानना था और कहानी जानना था, इलेक्ट्रॉन के अंदर की जो भी कहानी होती है। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और कल कुछ सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, एक आध सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग, आज इसको पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बुक को देखिए, बुक को देख करके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रेफरेंस बुक आपके पास जो भी है पीछे रिवाइज करते रहिए। ये टॉपिक अच्छा है, उतना ज़्यादा
आप डेली पढ़ते जाइएगा तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बुक पढ़ते जाइएगा तो आपको इसमें चीज़ों, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला या फिर मोबिलिटी बोला, इसके यूनिट बोले, ये तमाम चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें आ सकता है, आपको डिफाइन करने पूछ सकता है, इसके एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं। तो कल हम कुछ सवाल छोटे मोटे कर लेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक में चलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।